हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की नई राह दिखाती है। सपने उनके ही हकीकत में बदलते हैं तो चलते रहते हैं निरंतर। मेहनत ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में मित्रों का महत्व काफी अधिक होता है। अच्छे मित्र दुख को आधा कर देते हैं और आनंद को दुगना। इसलिए अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो उस समय हमारा साथ देता है जब सारा संसार साथ छोड़ देता है। कठिन समय में ही अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान होती है। समय का ज्ञान लेते हैं, आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सच्चे मित्र के 3 लक्षण हैं: अहित को रोकना, हित की रक्षा करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना। व्यक्ति के विचार ही उसके मित्र हैं और वही उसके शत्रु हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचारों से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वे पुण्य आत्माएं और महापुरुष सदा के लिए अमर हो जाते हैं, जिन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं या अपना बलिदान दिया है। उनके भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाएं, लेकिन उनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे या मृत्यु का भय नहीं होता। वे इतिहास में सदा जीवित रहते हैं। Those noble souls and great figures who have performed exemplary deeds for society or made the ultimate sacrifice become immortal. Although their physical bodies may perish, the legacy, the body of renown, knows no fear of old age or death. They live on forever in history. हिमालय पर स्थित कैलाश मानसरोवर भगवान शिव के निवास स्थान और पवित्र मानसरोवर झील एक अत्यंत दुर्गम और आध्यात्मिक यात्रा है। सनातन धर्म में शिव भक्तों के लिए ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश दुनिया से तमाम भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। ऊंचाई ऐसी कि आसमान झुक जाए, दिव्यता ऐसी कि विज्ञान भी नतमस्तक हो जाए। ये है तिब्बत के पठार पर स्थित कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में इसे केवल पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी माना गया है। वह केंद्र जहां से देवों के देव महादेव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत वह रहस्य जो पौराणिक कथाओं से आरंभ होकर आधुनिक विज्ञान की कसौटियों तक फैला है। न कैलाश समो देवो न कैलाश समो गिरिः, न कैलाश समम तीर्थम न कैलाश समो महान। कैलाश के समान न कोई देव है, न कैलाश के समान कोई पर्वत है, न कैलाश के समान कोई तीर्थ है और न ही कैलाश के समान कोई महान स्थान है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसलिए मानसरोवर में स्नान करने से
पिछले 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैलाश की एक परिक्रमा से वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जबकि 108 परिक्रमाएं करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कैलाश केवल सनातन धर्मावलंबियों का ही नहीं, बल्कि कई धर्मों की भी आस्था का संगम है। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा गया है, जो बुद्ध का स्वरूप है। प्राचीन बौद्ध धर्म के लोग इसे अपनी शक्ति का केंद्र मानते हैं। यहाँ की मिट्टी में हजारों सालों की प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी क्यों है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत चुंबकीय ऊर्जा का भंडार है। यहाँ से एशिया की 4 विशाल नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली निकलती हैं। ये नदियां कैलाश पर्वत के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि कैलाश के चारों ओर एक टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव महसूस होता है, जहां नाखून और बाल सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार का अवसर है। यहाँ आकर तर्क मौन हो जाते हैं और केवल श्रद्धा बोलती है। हर साल हजारों लोग उस शून्य की तलाश में यहाँ आते हैं जिसे हम शिव कहते हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो लेकर आता है, साथ ही मच्छरों का खतरा भी। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? बार बार अपने घर में पानी छोड़ देना। यही छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। क्या आपका घर डेंगू फ्री है? अगर जवाब पता नहीं है तो आज के अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तेज़ बुखार को कभी भी लापरवाही मत कीजिए, इसे हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये डेंगू भी हो सकता है। डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर के शरीर में पहुंचता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू का मच्छर एडीज साफ पानी में पनपता है। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेंगू बुखार होने पर इसका सही प्रबंधन करना आवश्यक है और इसमें उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। मच्छर छोटा, वार है भारी, सावधानी ही है सबसे बड़ी तैयारी। इन यौगिक क्रियाओं से मिलेगी राहत, दूर होगी समस्या सारी। अगर हम डेंगू बुखार की बात करें तो इसके लिए सबसे पहला अभ्यास जो हमें करना चाहिए, जो बुखार की स्थिति में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आप आराम से कर सकें, बिना एक्सर्शन के कर सकें, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे
और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। बाएं नॉस्ट्रिल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जब पूरा सांस अंदर ले लें तो राइट हैंड की थर्ड फिंगर यानी दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जितने समय में सांस भीतर लिया है उतने ही समय में सांस छोड़ना है। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए तो जिधर से छोड़ा है यानी दाएं से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और फिर बाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है। आप 5 से 10 राउंड तक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा जितनी देर आराम से बैठ सके, बैक सपोर्ट लेकर के बैठे जिसमें आपको एग्जर्शन ना हो यानी थकना नहीं है। दूसरा काम, जब बुखार की स्थिति में जब भी समय लगे, चाहे लेटे हैं चाहे बैठे हैं, थोड़ी देर ब्रेथ अवेयरनेस यानी एक हाथ पेट पर रखा, एक सीने पर और फिर पेट का पूरा फूल जाना, पेट का पूरा संकुचित हो जाना। ऐसा महसूस करना जैसे गुब्बारा फूल रहा है और गुब्बारा संकुचित हो रहा है, जिसे हम डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं। और जब हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और हम गहरा सांस लेने के आदी हो जाते हैं। ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में बढ़ने लगता है और ये हमारी डेंगू की स्थिति में विशेष रूप से प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत लाभदायक होता है। तीसरा और अंतिम अभ्यास सर्प गति का लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कि मसल्स टेंस हो जाती हैं, कमर में दर्द होने लगता है, तो इस तरह से बिस्तर पे लेट के भी आप इसे कर सकते हैं। बस आपका गद्दा बहुत गुदगुदा ना हो, स्थिति में लेटना, एड़ी पंजे में और एक एक स्टेप एल्बो से आगे जाना। शरीर जमीन पर टिका रहेगा, जितना आगे कोहनी को ले जा सकते हैं ले जाएं। गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करना और फिर कोहनियों को सीने के नजदीक लाना। फिर दोनों पैर खोलकर हाथों का तकिया बनाकर गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और फिर वापस कैसे आएंगे, हाथ का सहारा लेकर के धीरे से बहुत जेंटली अपने आसन में बैठ जाएंगे। डेंगू बुखार को मामूली मत समझिए, ये करता है सेहत पर गहरा वार। बुखार में क्या खाना है इसका हमारे को रखना चाहिए पूरा ध्यान। ऐसे में खाएं हल्का, ताज़ा और सुपाच्य आहार। हमें ऐसे आहार विहार का प्रयोग करना है जो कि अग्नि को सामान्य करे, क्योंकि किसी भी ज्वर में अग्नि की विकृति सबसे प्रधान मानी गई है आयुर्वेद के अंदर। तो इसलिए हम आहार ऐसा लें जो कि सुपाच्य हो। डेंगू के जो लक्षण है वो बहुत हद तक पित्त और की प्रधानता वाले देखने को मिलते हैं, तो हमें ऐसी उष्ण तीक्ष्ण चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तो खाने पीने में भी, खान पान में भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जो कि बहुत तीखी हो, मसाले वाली हो, जैसे चाय है, कॉफ़ी है या मद्यपान है। इन चीज़ों का प्रयोग ना करें या बहुत गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें। धनिया है या सौंफ है, इसको गर्म पानी में उबाल कर ठंडा करके वो पानी पीने को दे सकते हैं। तो ये पित्त का शमन भी करेगा और आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन करेगा। ऐसे एक षडंग पानीय बताया गया है ज्वर के लिए आयुर्वेद में, तो षडंग पानीय का प्रयोग भी आप यहाँ पर इस जो डेंगू के रोगी हैं उनमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय एक ऐसी औषधि है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं कि काढ़े के रूप में कि काढ़ा बना के ठंडा करके उसका प्रयोग करेंगे तो वो आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है और क्योंकि वो ज्वरग्न भी है, मतलब ज्वर का शमन भी करती है। इसके अलावा एक पित्त पापड़ा होता है जो कि देखने को मिलता है, आसपास हमारे मिल जाता है, आराम से उपलब्ध है। उसको भी पानी में उबाल के ठंडा करके उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और मुनक्का का प्रयोग भी पानी में भिगोकर उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं या पेशेंट उसको चबाकर भी ले सकता है। बॉडी का हाइड्रेशन को मेंटेन करें, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से अग्नि का दीपन रखें और पित्त का शमन करें। डेंगू से लड़ना है आसान, आयुर्वेदिक उपायों से करें डेंगू का प्रबंधन। इन औषधियों में है डेंगू बुखार से राहत का पूरा समाधान। डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है और आयुर्वेद में इसका जो लक्षण है पित्त ज्वर के समान हो जाता है। हर डेंगू में प्लेटलेट कम नहीं होते, हर डेंगू में हैमरेज की स्थिति नहीं आती है। तो क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है, अच्छा बेड रेस्ट ज़रूरी है। आसपास जहाँ कहीं भी पपीते के पत्ते मिलते हैं आप उसका लेकर के रस निकालें और 2 चम्मच रस बहुत है, आप सुबह और शाम इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या को गिरने से रोकता है। डेंगू के संबंध में बकरी का दूध ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि वो प्लेटलेट्स को थोड़ा और ज़्यादा रूप से बढ़ाता है। महासुदर्शन घनवटी ये ज्वरनाशक भी है और पित्त शामक भी है।
तो महासुदर्शन घनवटी का उपयोग भी डेंगू में भी और सामान्य बुखार में भी बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से गुड़ची के बनी हुई वटियाँ आती हैं संशमनी वटी के नाम से, वो भी उपयोग में बहुत अच्छी है। डेंगू की अवस्था में जो हमारी शीतल जलपान है, जैसे आप धनिया का पानी पिएं। अगर आपकी भूख कम है तो आप नारियल के पानी में थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक इसको डाल सकते हैं ताकि ये सुपाच्य हो सके। इसके अलावा आप गुड़ुची का प्रयोग, गुड़ुची की पहचान बहुत ज़रूरी है कि आप सही गुड़ुच का प्रयोग कर रहे हैं, तो गुड़ुची के चूर्ण का प्रयोग वो भी कर सकते हैं, वो पित्त शामक भी है। और इसके साथ साथ आप दूब घास जो है, जो हम चढ़ाते भी हैं ईश्वर की उपासना में, उसका रस भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी की ओर अगर जा रहे हैं तो। हाँ, ब्लीडिंग टेंडेंसी की ओर जाने के समय में आप अवश्य चिकित्सक की परामर्श में ही रहें। ज्वर की अवस्था में या बुखार की अवस्था में हमें बॉडी एक की समस्या, भूख नहीं लगने की समस्या ये होती है, प्यास भी अधिक लगती है, तो आप इसमें शीतल जल का प्रयोग ना करें। इसमें उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी, वो सुपाच्य होता है, वो आप प्रयोग करना चाहिए हमें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा उपयोगी होगा कि आप थोड़ा कोष्ण या गुनगुना जल, वो आप प्रयोग में ले आएँ। ये जल आप औषधियों से सिद्ध भी कर सकते हैं। डेंगू की ही अवस्था में आप अमृतारिष्ट, ये एक औषधि है, ये इसका आप उपयोग कर सकते हैं। खाने के बाद ही करना चाहिए आसवरिष्टों का उपयोग। डेंगू के हर रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आवश्यक है कि इसके खतरे के लक्षणों को लेकर सतर्क रहा जाए। अपने घर के अंदर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। तो आज आपने जाना अनुलोम विलोम का अभ्यास, ब्रेथ अवेयरनेस, सर्प गति का अभ्यास, डेंगू बुखार से राहत में उपयोगी है योग। ताजा पका हुआ सुपाच्य आहार लें, मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, चाय, कॉफी व शराब का सेवन बिल्कुल न करें। धनिया या सौंफ को पानी में उबालें, इस पानी को ठंडा करके पिएं। महासुदर्शन घनवटी या संशमनी वटी का सेवन लाभकारी है। भोजन के बाद अमृतारिष्ट का सेवन करें। भूख कम हो तो नारियल पानी में भुना हुआ जीरा व काला नमक डालकर पिएं। गुडुची चूर्ण व दूब घास के रस का प्रयोग लाभकारी है। ब्लीडिंग टेंडेंसी या रक्तस्राव होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आपने अपने घर में लगी पानी की टंकी, गमलों के नीचे रखी हुई ट्रे या फिर ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा हो सकता है कुछ दिनों से नहीं देखी है, तो अभी जाकर उसे चेक कीजिए। मच्छर को मत दीजिए अपने घर में कोई स्पेस। साफ घर रखना ही है विनिंग रेस। नहीं होगा जब पानी का स्टॉक तो डेंगू पर लगेगा फुल स्टॉप। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जिंदगी में अच्छे मित्रों का होना किसी खजाने से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र की प्रशंसा सबके बीच करता है, लेकिन उसकी गलतियों के बारे में अकेले में आगाह करता है। इसलिए अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए और उनके साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर लेते हैं कल पे विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। स्वाद सिर्फ चमकी चाट। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो।
LIC Protection Plus Plan. Future insured, growth assured. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम मित्रों की बात करते हैं जो जीवन में आवश्यक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्ञान व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा और सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि ज्ञान कठिन समय में भी व्यक्ति का साथ छोड़ता नहीं है, बल्कि उसका सही मार्गदर्शन करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं क्या सिखा रहे हैं आज हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्कसंगत और न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स श श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था, अतः उसका नाम भी हमें वहां शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा, जिसकी इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थिति धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्यां धनात्मक स्थित्यां वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्।
तो आप भी जिस भी चीज़ में कुशलता पाना चाहते हो, चाहे जीवन हो या भाषा, उसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही पहचान मिलती है। वैसे अगर बात की जाए तो इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। जीवन में बहुत सारे मित्र बनाना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक ही मित्र से जीवन भर संबंध निभाना ये विशेष बात है। आपका मित्र एक ऐसा होना चाहिए जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपको उसी रूप में स्वीकारता है, उसी रूप में प्यार करता है और आवश्यकता हो तो आपके व्यक्तित्व और जीवन में सुधार करता है। मित्र आईने और परछाई की तरह होने चाहिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आज के कार्यक्रम